हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों का समाधान करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है, तीनों प्रश्न को हम लोग अलग अलग देखेंगे और उस पर विचार करेंगे कि वो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। तो चलिए देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या एक्चुअल में क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है उसका कलेक्शन यहाँ पे हम लिख लेंगे। पहले वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या का 2 भाग होता है। एक तो परिमेय संख्या हो गया और दूसरा हो गया अपरिमेय। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग परिमेय में कौन कौन सी संख्याएं होती, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2, 2/4 या 2/3, 5/7 या 0 भी होता है या 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये संख्याएं यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसमें ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, -1/2। तो ये सारे जो कलेक्शन है ये परिमेय संख्याओं के हैं। इसके अलावे अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या फिर हम लोग दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो अनवसानी अनावृत्ति होती है, यानी कि अशांत और रिपीटेशन जिसका नहीं होता है। तो चलिए इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है, हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 0.1, 10, 100, 1000, इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होगी, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, और अनावृत्ति है, मतलब रिपीटेशन भी इसमें नहीं होता है। इसके अलावे हम लोग √2, √3, √5, √7 ये सारे संख्याओं को भी लिख सकते हैं या पाई को भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल अपरिमेय संख्याओं का और ये हो गया परिमेय संख्याओं का। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। कहा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या का मतलब ये हो गया। तो ये जो कलेक्शन है सारे इसमें होंगे, क्योंकि इसी का 2 प्रकार होता है। वास्तविक संख्या का 2 अलग अलग जो है बंट जाता है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी चीज तो इसी में मिल रहे हैं ना। एक बड़ा सा घर है जिसका नाम वास्तविक संख्या है और उसके अंदर 2 कमरा है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो सदस्य रहते हैं अपरिमेय संख्या में, तो अगर हम वास्तविक संख्या के पास जाएंगे तो वो मिल जाएंगे ना सारे। यस, सभी मिल जाएंगे। तो इसीलिए लिखेंगे दिया गया कथन जो है पहला क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो रीजन हो गया। अब इसमें सॉरी, ये तो आंसर हो गया। अब इसमें पूछा गया क्या कारण है। तो कारण में हम लोग लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या होती है, या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के समूह में होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समूह में निहित होता है। मतलब क्या हो गया कि अपरिमेय संख्या जितने हैं वास्तविक संख्याओं में ही मिल जाएंगे, हमको उसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो पहले हम लोग संख्या रेखा एक बना लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। तो चलिए ये हो गया मेरा संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में क्या होता है, तो बीच में हम लोग 0 को शो कर देते हैं और इसके राइट साइड में इक्वल इंटरवल में 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ 3, उसी तरह से लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, और इसके बीच में भी अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या दिखाना हो 1/2, 2/3, तो उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, या अपरिमेय संख्याओं को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि क्या, ये संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ सारे संख्याएं एक
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे हैं ना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के प्रकार का होता है। तो कहा गया है कि कोई भी नंबर जो संख्या रेखा में होगा वो रूट एम के रूप का होगा, जहां पे एम क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो एम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5, तो एम के बदले हम लोग 1 रख सकते हैं तो रूट 1 हो जाएगा। 2 भी रखा जा सकता है, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, ये सारे संख्या यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, रूट 1 का मतलब क्या हो गया, 1 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर रूट 2 क्या होगा, तो 1.41 होता है, यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। लेकिन रूट एम में तो ये सारे संख्याएं यानी कि 0 से बड़ा तो हम दिखा सकते हैं, क्या 0 से छोटा दिखा सकते हैं? रूट एम में हम लोग -2 को कैसे दिखाएंगे बताइए, कभी ये पॉसिबल है? रूट एम इक्वल टू -2 कभी होगा? एम का मान अगर प्राकृतिक संख्या लेंगे तो -2 कभी नहीं हो सकता है। इस तरह से ये लिखेंगे, दिया गया कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, असत्य। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि -2 को रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस नंबर लाइन को मिटा लेंगे। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या कहाँ है? यानी कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं। एक अपरिमेय संख्या होती है तो सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि कोई भी इनमें से कुछ भी ले लेंगे, एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, रूट 2 भी ले सकते हैं, -1/2 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये कथन में दिया है लेकिन ये तो गलत है। क्या वास्तविक संख्या एक जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग लिखेंगे ये जो है असत्य है। ठीक है, असत्य। अब असत्य क्यों हुआ? क्योंकि लिखेंगे 2 वास्तविक संख्या है परंतु कौन सी संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले हमें जानना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो उससे पहले जान लेंगे पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक में गिनती की संख्याएं आती हैं, गिनती की संख्याओं के ऋणात्मक आते हैं और शून्य आते हैं। तो चलिए पहले इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं। -1, -2, -3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 0 भी रहेगा, 1 2 3 4, ये सारे संख्याएं मिलके जो है क्या बन जाता है? तो पूर्णांक बन जाता है। अब इसमें से क्या दिया? धनात्मक पूर्णांक। तो जब धनात्मक पूर्णांक का बात आएगा तो सिर्फ इसको भी कैंसिल कर देंगे, 0 भी छोड़ देंगे, सिर्फ हम लोग देखेंगे इसको 1 2 3 4, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, नीचे वाला जो कलेक्शन है ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी कि जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है इसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम सभी संख्याओं का वर्गमूल लिखते हैं, √1, √2, √3। तो चलिए √1, √2, √3, क्या ये सभी संख्याएं या √4, √16, √19 सारे संख्याएं अपरिमेय होंगे? चेक करके देख लेते हैं। √1 का मान 1 होता है, √2 का मान √2 ही होगा, √3 का √3, √4 का क्या मान हो जाएगा? तो इसका मान 2 होगा, √5 का भी √5 रहेगा, √9 का मान क्या? 3 होता है। तो चलिए अब देखते हैं, जितना भी एग्जाम्पल हम लिए हैं सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल हैं। अब उसका मान जो है, पहले का जो मान आया वो 1 आया, तो 1 अपरिमेय संख्या है? नहीं, 1 तो परिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय है, ये सही है।
√3 अपरिमेय, ये भी सही है। √4 का मान 2 होता है जो कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखिए √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है। ये सब जो है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सारे संख्याओं, मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सभी में रूट लगा दीजिए तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1 में जब रूट लगा देते हैं तो 1 आता है, जो कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। अब आगे देखते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो उदाहरण के लिए हम लोग जो है लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? √1 1 आता है, √4 का 2 होगा, √9 का 3 हो जाएगा, √16 का 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसके जो वर्गमूल है वो अपरिमेय ना होके परिमेय होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखा है, जैसे 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 1/2 कहाँ है, 5/7 कहाँ है। लेकिन इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम लोग निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो एक संख्या रेखा आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। स्केल लेके इस तरह से संख्या रेखा ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, इक्वल इंटरवल में 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। ये जो डिस्टेंस है हमेशा बराबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड में -1, -2, ये जो डिस्टेंस है आप लोग स्केल से मेजरमेंट करके लेंगे तभी एक्यूरेट आएगा, इसीलिए आप लोग स्केल से ही सारे काम को करेंगे। अब देखते हैं, ये तो संख्या रेखा ड्रॉ हो गया। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, तो √5 को। √5 कहाँ पे होगा? एक जैसे 1 दिखाना तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, 2 यहाँ पे, लेकिन √5 को कैसे दिखाएंगे? तो √5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे हम लोग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। तो एक 90 डिग्री का कोण हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि लंब बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आधार और लंब है इसमें से दोनों में से कुछ मान इस तरह से पुट करना है कि इसका मान √5 आ जाए। तो बताइए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम जो है क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं और यहाँ 1 ले सकते हैं, यहाँ पे, या इसके अलावे क्या, यहाँ 2 यहाँ 1 ले सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं, करके देखते हैं। तो चलिए 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से जो है स्केल से 2 इकाई की दूरी हमें ले लेना है, 2 इकाई की दूरी 0 से ले लेना है। इस प्रकार स्केल रख के लीजिएगा आप लोग। स्केल को यहाँ पे रखने के बाद लीजिएगा मेजरमेंट, क्योंकि ये बोर्ड है तो इसमें दिक्कत होगा, इसीलिए हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक 2 हो गया। अब 2 आने के बाद क्या करना है, आपको जो है चांद लेना है, प्रोटेक्टर लेना है और इसको यहाँ पे लगा देना है इस तरह से, और 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ पे बन रहा है। अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है 2 के साथ इसको मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद 0 से यहाँ 2 तक आया, ये 2 हम ले चुके हैं। अब इस 1 को लेना है, तो यहाँ जितना डिस्टेंस है यही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए। चलिए ये लगभग बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केल से ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, 0 को और इसको मिला देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको मिला देना है, और मिलाने के बाद क्या करना है, आपको कंपास लेना है, ठीक है। ये कंपास लेना है और कंपास लेके
अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, मतलब इसका आधार 2 हो गया और इसका लंब जो है वो कितना 1 हो गया। जब ये हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 √5। तो देखिए यहाँ पे कर्ण जो है यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वो √5 है, लेकिन क्या ये √5 जो डिस्टेंस दिखाया गया है ये संख्या रेखा पर है, नहीं, ये संख्या रेखा से ऊपर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब कंपास को लेंगे और कंपास के जो पॉइंट है इसको हम 0 के ऊपर रखेंगे और ये जो पेंसिल है, पेंसिल को हम इसके लास्ट बिंदु पर ले जाएंगे और इस प्रकार से इसको घुमा देना है। तो जब हम घुमाते हैं ऐसे तो इस प्रकार का एक चाप बन जाता है और जहाँ पे ये कट करता है वही डिस्टेंस मेरा, यहाँ कुछ नाम दे देंगे इसको, तो इसका नाम हम P दे देते हैं, ठीक है। तो ये OP जो है, ठीक है, और इसका नाम A दे देते हैं। तो OA का मान √5 है और वही चीज़ है संख्या रेखा पर नहीं है। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम कंपास के प्रयोग से उसको यहाँ से एक चाप ले लिए और ये जो दूरी होगा OP बराबर, OP या 0P जो भी बोलिए, बराबर जो है √5 को शो करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये √5 को शो करेगा। तो इस प्रकार से आप √5 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ये एक एक्टिविटी है जो क्लास में आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, यानी कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे √2 दिखाना पड़ेगा। √2 को कैसे दिखाते हैं, फिर √3 कैसे बनेगा, √4 कैसे बनेगा, √5 कैसे बनेगा, ये इस तरह से आगे बढ़ाते जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम एक पॉइंट लेंगे, एक लाइन लेंगे, छोटा सा लाइन लेने के बाद ये जो है 1 को दिखा रहा है। अब यहाँ पे √2 कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो इस पॉइंट पे ये जो PO पॉइंट लेते हैं और ये हम A पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई 1 इकाई है ये दोनों के बीच। अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है, तो प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एक एंगल बना लेना है। तो 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे और ये दूरी अब बराबर कर देना है। ये दूरी को चलिए इस प्रकार हम बराबर कर दिए, तो ये भी 1, ये भी 1। अब क्या होगा दोनों में, जब ये दोनों की लंबाई 1 और 1 हो गया, तो जब हम इसको मिलाएंगे, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है ना, तो ये जो है एक त्रिभुज बन जाएगा। और कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होगा, जब ये भी 1 ये भी 1, तो कर्ण बराबर क्या होगा, √1² + 1², यानी कि √1 + 1 यानी √2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है √2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो √2 बना। अब √3 किस प्रकार से बनेगा, √3 को कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, इस बिंदु पर फिर से 90 डिग्री का प्रोटेक्टर लेंगे हम। प्रोटेक्टर लेने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दोबारा बनाएंगे। तो चलिए इसको इस प्रकार से हम रखते हैं और 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ऐसे इसको मिला देना है, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब इसको 1 इकाई लेना है, तो 1 इकाई का जो डिस्टेंस है इतना बड़ा है, उसके थोड़ा सा बड़ा लेंगे। आप लोग इसको जो है स्केल का यूज कीजिएगा, तभी जाके एक्यूरेट हो पाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये भी 90 डिग्री बन गया। अब एक भुजा ये हो जाएगा, दूसरा भुजा ये हो गया। अब इसको अगर हम मिलाते हैं, इसको यहाँ पे मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो चूंकि ये √2 है, ये 1 है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक भुजा है √2 उसका स्क्वायर और दूसरा भुजा है 1 उसका स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 यानी √3। तो ये भुजा जो होगा इसका मान हो जाएगा √3। इस तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक ये बढ़ता जाएगा। चलिए किसी और एक देख लेते हैं, √4 को देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इस बिंदु पर आके, चलिए इसका नाम B, इसका नाम C दे देते हैं। C बिंदु पर फिर से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है।
तो 90 डिग्री का एंगल चलिए बना लिए। अब ये दोनों बिंदु को मिला देना है, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस ले लिए। अब इसको हम यहाँ से लाके यहाँ तक मिला देंगे। फिर से ये एक जो है समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और जिसमें एक इसका आधार जो है √3 है, और ये एक है, ये एक है, ये एक है, और इसका जो है लंब 1 है। तो जब आधार √3 हो तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि √4। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्ण क्या रिप्रेजेंट करेगा, √4। इस तरह से इसको हमेशा आगे बढ़ाते जाना है जहाँ तक ये बने। यही है एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी जिसको आपको करके देखना है, ठीक है। ये हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोग करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। यही खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।